बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा थर्ड लेक्चर है जो कि हम फ़िलासफ़ी और एजुकेशन पढ़ा रहे हैं फ्रॉम द बुक ऑफ क्रक्स ऑफ एजुकेशन। तो आज हमारा नेक्स्ट 50 जो है वो शुरू करते हैं, जो 102 से लेकर 150 तक होंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। 102 पे है नटशेल लर्निंग बाय डूइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फिलोसफी। वो कौन सी फ़िलासफ़ी है जो इस चीज़ को पसंद करती है या इस चीज़ को डिस्क्राइब करती है कि जो लर्निंग है वो बच्चा बाय डूइंग कर सके। मतलब अगर बच्चे को आपने पौधे का कॉन्सेप्ट देना है, छोटा बच्चा है, आपने उसको पौधे का कॉन्सेप्ट देना है, ठीक है, तो आप बच्चे को पौधे के पास ले जाएं, उससे कहें कि ये जड़ है, ये तना है और ये पत्ता है और ये फूल है, ठीक है। तो बच्चे को बताएं और उसको अपने हाथ से करने दें ताकि वो इस चीज़ को सीखे। तो ये कौन से लोग इस चीज़ को मानते थे? वो प्रोग्रेसिविज्म के मानते थे। एक और बात, जब भी प्रोग्रेसिविज्म का आना है तो जॉन डेवी का नाम आपके माइंड में आना चाहिए, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग का सबसे बड़ा हामी जो था वो जॉन डेवी ही थे, ठीक है। उसके बाद है 103 फिलोसफी फोकसेस ऑफ करिकुलम ऑन करिकुलम ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट। मतलब बच्चा आज़ादी के साथ सीखने को ज़्यादा पसंद करता है, तो ये किन लोगों का कहना था? ये प्रोग्रेसिविज्म का कहना था, ठीक है। जितनी बच्चे को आज़ादी मिलेगी उतना बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा। और ये वो करिकुलम है जो फिलॉसफी जो है इस चीज़ पर फोकस करती है कि बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक उसको पढ़ाना चाहिए, उसका डेवलप करना चाहिए इंटरेस्ट। ये किसका कहना था? प्रोग्रेसिविज्म का कहना था। फिर 104 एक्सपेरिमेंटिज्म एंड इंस्ट्रूमेंटिज्म आर नेम ऑफ फिलॉसफी। मतलब एक्सपेरिमेंट्स का जहाँ पर जिक्र होगा या इंस्ट्रूमेंट्स का जहाँ पर जिक्र होगा तो वो कौन सी फ़िलासफ़ी को कहेंगे? वो प्रोग्रेसिविज्म की फ़िलासफ़ी को कहेंगे। फिर हम 105 पे एम्फसाइज स्टूडेंट प्रिपरेशन फॉर सोशल रेवोल्यूशन। अब ये मेजर फ़िलासफ़ीज़ जो हैं उनकी सबसे लास्ट वन फ़िलासफ़ी आ गई है रिकन्स्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करना, बनी हुई चीज़ को दोबारा से रेनोवेट करना, ठीक है। रिकन्स्ट्रक्टिविज्म मतलब कि तमीरे नो, दोबारा से बनाना, ठीक है। अब ये जो थी हमारे पास मेजर फिलॉसफी है, इनका ये कहना है कि स्टूडेंट को सोशल रेवोल्यूशन के लिए तैयार किया जाए, सोसाइटी के लिए तैयार किया जाए, उसको सोसाइटी में मौजूद जो है चीज़ें उसमें रेवोल्यूशन लाने के लिए एक एजेंट बनाया जाए, ठीक है। तो ये सारा जो काम था ये रिकन्स्ट्रक्टिविज्म का था। 106 पे है एम्फसाइज बिल्डिंग अ जस्ट सोसाइटी। मतलब वो कौन सी फ़िलॉसफी है जो इस चीज़ पर फोकस करती है कि सोसाइटी की बिल्डिंग के लिए बच्चों को तालीम देनी चाहिए, तो वो रिकन्स्ट्रक्टिविज्म है। फिर है 107 स्ट्रेस रीऑर्गेनाइजिंग एंड रिकन्स्ट्रक्टिंग एजुकेशनल प्रोसेस। वो कौन सी फ़िलॉसफी है जो इस चीज़ पर जोर देती है कि रीऑर्गेनाइजिंग किया जाए और रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए एजुकेशनल प्रोसेस को। मतलब एजुकेशन प्रोसेस में इस तरह के एलिमेंट्स ऐड किए जाएं कि बच्चे जो हैं वो सोसाइटी के लिए एक बेनिफिशियल पर्सन या बेनिफिशियल एलिमेंट बन सके। तो ये किन का कहना था? ये रिकन्स्ट्रक्टिविज्म का कहना था। फिर है 108 पे ब्रैमल्ट, काउंट्स एंड फ्रेरी आर एक्सपोनेंट्स ऑफ फिलॉसफी। ब्रैमल्ट जो थे वो रिकन्स्ट्रक्टिविज्म के पैरोकार बनाने वाले थे, और काउंट्स और फरारी जो थे वो इस चीज़ को मानते थे कि ब्रैमल्ट ने बिल्कुल अच्छी चीज़ बनाई है कि एक सोसाइटी को तामीर करने के लिए जो फिलॉसफी होनी चाहिए, एजुकेशन में जो चीज़ एलिमेंट ऐड होना चाहिए वो रिकन्स्ट्रक्टिविज्म है। फिर 109 पे रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की हर कदम पर हमें रिफॉर्म की, हमें इस्लाह की ज़रूरत होती है। ये किनका कहना था? ये रिकन्स्ट्रक्टिविज्म का कहना था। फिर अब 110 पर टीचर इज चेंज एजेंट इन रिकन्स्ट्रक्टिविज्म। अब टीचर का क्या काम है कि स्टडी के थ्रू या बच्चों में अपनी मेन स्ट्रीमिंग के थ्रू बच्चों में इनकलाब लाना, उसमें रेवोल्यूशन लाना। तो टीचर जो है वो एक
चेंज एजेंट है। ये किन लोगों को कहना है कि वो चेंज ला रहा है, वो बच्चों की ज़िंदगी में चेंज लाएगा। ऑब्वियसली फिर हमारी अगली नस्ल जो है वो रेवोल्यूशन के थ्रू जो है वो नई चीज़ें सोसाइटी को बिल्ड करने में यूज़फुल लेकर आएगी। जी, इसके बाद आ जाता है 111 नटशेल जो है फिलॉसफी रिलेटेड टू द चेंज और रिफॉर्म। मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ भी चेंज, रिफॉर्म्स, सोशल जो है रेवोल्यूशन, सोसाइटी की बिल्डिंग का जिक्र आएगा, वहाँ पर रिकंस्ट्रक्टिविज्म आएगा। उसके बाद है 112 अदर नेम ऑफ रिकंस्ट्रक्टिविज्म, जो रिकंस्ट्रक्टिविज्म को एक और नाम से भी जाना जाता है, जो है पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, जिद्दत से भी आगे। फिर 113 है हु ओरिजिनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ये जॉन डेवी ने दिया था। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो ये क्योंकि रिकंस्ट्रक्टिविज्म का जो पैरोकार था, जो बनाने वाला था, वो ब्रैमल्ड था, जैसा कि मैंने साथ में लिखा भी है। लेकिन ब्रैमल्ड ने किसको अपना जो था वो पॉइंट बनाया, जिससे उसने इस कॉन्सेप्ट को, इस फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस करवाया। उसने जॉन डेवी को फॉलो किया और फिर रिकंस्ट्रक्टिविज्म बनाई। और कॉन्सेप्ट रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट जॉन डेवी का है, लेकिन रिकंस्ट्रक्टिविज्म जॉन डेवी से ही लिया गया एक कॉन्सेप्ट है जो ब्रैमल्ड ने बनाया है। ठीक है, उसके बाद है 114 एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एंग्जियोलॉजी। अब ये ब्रांचेज आ गई हैं फिलॉसफी की, उनमें एंग्जियोलॉजी जो है ये भी एक फिलॉसफी की ब्रांच है जो एथिक्स को और एस्थेटिक्स के को डील करता है। वो अगले जो नटशेल्स है उसमें जाके मैं आपको बताती हूँ। 115 जो है डिटरमाइनिंग राइट एंड रॉन्ग, मतलब जो 114 पे हमने एथिक और एस्थेटिक का कहा था, जो एथिक्स है वो राइट और रॉन्ग को जो है, गुड और बैड को जो है वो डील करती है, वो एथिक्स है, आगे लिखा भी हुआ है। और जो ब्यूटी ऑफ ऑब्जेक्टिव और जजमेंट को, मतलब जो खूबसूरती बदसूरती कि हमें किस तरह की चीज़ें खूबसूरत लगती हैं और हम उसके बारे में क्या डिसीजन लेते हैं, तो ये एस्थेटिक्स हैं, ये डील करते हैं। ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं ये एंग्जियोलॉजी के हैं। उसके बाद है 117 एरिया दैट डील्स विद वैल्यू इन फिलोसफी। वो एरिया जो फिलोसफी की वैल्यूज़ को डील करता है, वो अभी मैंने आपको बताया कि वो एंग्जियोलॉजी है। ठीक है, वैल्यूज़ जो है उसको एंग्जियोलॉजी डील करती है। और वैल्यूज़ के आगे दो कंपोनेंट्स हैं, एथिक्स और एस्थेटिक्स, जो 114 नटशेल है उसकी बात कर रही हूँ जी। 118 पे है एरिया दैट डील विद नॉलेज इन फिलोसफी, वो एपिस्टेमोलॉजी है। तीन जो है वो ब्रांचेस हैं फिलोसफी की मेन, एंग्जियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और ओंटोलॉजी। जो 117 पे है वो वैल्यू को जो डील करती है वो एंग्जियोलॉजी है। 118 पे है जो नॉलेज को डील करती है वो एपिस्टेमोलॉजी है। जो रियलिटी को डील करती है वो ओंटोलॉजी है। ठीक है, अब 120 पे हम आ जाते हैं, स्टडी ऑफ रियलिटी और नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। वो अब रियलिटी का जहाँ जहाँ जिक्र आएगा, मैंने आपको 119 पे बताया कि जहाँ रियलिटी का जिक्र आएगा वो कौन सी ब्रांच है जो रियलिटी को डील करती है, वो ओंटोलॉजी है। नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब वजूदियत का नाम, और रियलिटी का नाम जो है मतलब जो चीज़ वजूद रखती है वही रियलिटी है, ये ओंटोलॉजी ब्रांच जो है इसको डील करती है। उसके बाद 121 है मेटाफिजिक्स डील विद द नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है, मेटाफिजिक्स अब एक और ब्रांच, ये सब ब्रांच है, तो ये किसकी नेचर को डील करती है, रियलिटी को। 122 पे है, मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि 122 पे इसका बताया हुआ है। अदर नेम ऑफ मेटाफिजिक्स इज ओंटोलॉजी, मतलब कि ओंटोलॉजी जो मेन तीन ब्रांचेज हैं फिलोसफी की, एंग्जियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और ओंटोलॉजी, उनमें जो ओंटोलॉजी है उसकी जो सब ब्रांच है उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। ठीक है,
123 MCQs है। नॉर्मली फिलोसफी में भी प्रिस्क्रिप्टिव एंड स्पेकुलेटिव। अच्छा, अब ये जो है फिलॉसफी की ब्रांचेस के बाद फिलॉसफी के स्टाइल्स हैं। इसके 3 स्टाइल्स हैं। 2 स्टाइल्स को फिलॉसफी नॉर्मली डील करती है, जो प्रिस्क्रिप्टिव है और स्पेकुलेटिव है। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि ये डेवलप करती है थीरीज को, ठीक है, किससे रिलेटेड, क्योंकि ये स्टाइल है फिलॉसफी को चेक करने का, ये स्टाइल है, तो ये किस चीज़ को डील करती है, ये मैन की क्रिएशन को, सोसाइटी को, यूनिवर्स को। इसका ये मकसद होता है कि ये इससे रिलेटेड थीरीज को डेवलप करे। ये स्टाइल नॉर्मली फिलॉसफी अपनाती है। और दूसरा स्पेकुलेटिव। 3 टोटल है, लेकिन 2 को नॉर्मली ये डील करती है, और ये MCQs में भी आता है। और स्पेकुलेटिव जो है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, इसके बाद है 123 नॉर्मली फिलॉसफी में भी प्रिस्क्रिप्टिव एंड स्पेकुलेटिव। अब ये एक और चीज़ आ गई है ब्रांचेस के बाद। फिलॉसफी के स्टाइल्स हैं। फिलॉसफी के 3 स्टाइल्स हैं, प्रिस्क्रिप्टिव, स्पेकुलेटिव और एनालिटिकल, ठीक है। तो ये तीनों के क्या डिस्क्रिप्शंस हैं। तो नॉर्मली फ़िलासफ़ी में 2 ज़्यादा जो हैं वो स्टाइल यूज़ होते हैं, जैसे कि इस स्टेटमेंट में है। एक है पर्सपेक्टिव, जिसमें एथिक, एस्थेटिक्स, सेंस और उसको अच्छाई और बुराई की बेस पर जो है वो जज करना है। और दूसरी स्पेकुलेटिव है, जिसमें किसी भी इंसान की, सोसाइटी की, यूनिवर्स की जो क्रिएशन है उसके रिलेटेड थ्योरीज जो हैं वो डेवलप करना। ये 2 स्टाइल जो है वो नॉर्मली यूज़ करते हैं। जो एनालिटिकल है, जो थर्ड है इसका, वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है 124 एजुकेशन डिसिप्लिन इन पाकिस्तान रिफ्लेक्ट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ऑब्वियसली एजुकेशन डिसिप्लिन जो पाकिस्तान में जो अक्स करता है, जो दिखाया जाता है, वो जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है, जो 2 कौमी नज़रिया, उसी की बेस पर पाकिस्तान का एजुकेशन डिसिप्लिन, जो एजुकेशन सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है 125 एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। अब ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं 124 और 125, इन दोनों में आप देखें कि अगर पाकिस्तान का एजुकेशन डिसिप्लिन जो है वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, वो पाकिस्तान की ही आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। और 125 पे है कि किसी भी मुल्क में या किसी भी जगह के अगर हमने एजुकेशन सिस्टम को देखना है, तो वो उसी कौम की आइडियोलॉजी को फोकस कर रहा होता है, जो उसी की नज़रिए को फोकस कर रहा होता है। मतलब आप इस शॉर्ट इसका ये माइंड में रखें कि किसी भी मुल्क का एजुकेशन सिस्टम जो है वो उस मुल्क के आइडियाज़ पर, नज़रिए पर बेस करता है, ठीक है। उसके बाद है 126 नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम सेंसेस इज कॉल्ड। कोई भी नॉलेज होता है जो सेंसेस की बेस पर, जो सेंसेस के थ्रू, जो बाय टच, बाय सेंस, बाय स्मेल के थ्रू किया जाता है, उसको एम्पेरिकल नॉलेज कहते हैं। ये नॉलेज की टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद है 127 गोइंग बियॉन्ड मैंस नॉलेज टू फाइंड ट्रूथ इज कॉल्ड। किसी भी इंसान के नॉलेज की दस्तरस से बाहर जाकर जो सच्चाई को जानना है, उसको क्या कहते हैं, ये एक टर्म का नाम है जिसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म, ठीक है। उसके बाद है, मतलब कोई भी इंसान है, उसकी जितनी भी दस्तरस है, उससे भी आगे जाकर सच्चाई को जानना, उसको कहते हैं ये, ठीक है। 128 है फिलॉसफी दैट टेक बिलीव्स फ्रॉम सेवरल फिलॉसफीज। वो फिलॉसफी जो कहती है कि वक्त के मुताबिक, हालात के मुताबिक या सिचुएशन के मुताबिक कोई भी आप फिलॉसफी जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ये किन लोगों का कहना है, ये एक्लेक्टिक फिलॉसफी जो फिलॉसफर जो हैं उनका कहना है कि वक्त, हालात और जो सिचुएशन है, ऑन द स्पॉट जो चल रहा है, उसके मुताबिक कोई भी आप फिलॉसफी, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही को फॉलो करते रहें, बल्कि आप सिचुएशन के हिसाब से इसको डिफरेंट फेज में, डिफरेंट सिचुएशन में ले सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद है 129 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिलोसफी इज व्हाट इज यूनिवर्स। फिलोसफी का मेन क्वेश्चन क्या है, वो यूनिवर्स है। और जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ से हमने फिलोसफी का शुरू किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि रियलिटी को, मतलब हकीकत को जांचना ये फिलॉसफी है। और इसका मेन क्वेश्चन क्या है कि रियलिटी को किस तरह जाना, सबसे पहली चीज़ क्या है कि यूनिवर्स, कायनात क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो फिलॉसफी का ये है, ठीक है। उसके बाद है 130 ऑथेंटिक नॉलेज इज गेन्ड थ्रू द एम्पेरिकल एक्सपीरियंस। एम्पेरिकल का जैसे मैंने आपको 126 पे भी बताया था कि सेंसेस के थ्रू जो जानना है वो एम्पेरिकल नॉलेज है, ठीक है। अब ऑथेंटिक नॉलेज जो है वो सेंसेस के थ्रू ही हासिल किया जाता है। उस नॉलेज को एम्पेरिकल एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही वो नॉलेज गेन किया जाता है। उस नॉलेज को एम्पेरिकल नॉलेज कहते हैं, जो सेंसेस के थ्रू किया जाता है। उसके बाद है 131 लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग इंक्लूड वैल्यू सिस्टम। कोई भी लॉजिक है या कोई भी साइंटिफिक थिंकिंग है, साइंटिफिक थिंकिंग से मुराद है एक बाकायदा सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ किसी चीज़ को सोचना। और मतलब लॉजिक्स जो है और साइंटिफिक थिंकिंग जो है वो किसी भी वैल्यू सिस्टम में शामिल होती है। मतलब कोई भी वैल्यूज़ बनती हैं उसमें प्रॉपर एक लॉजिक होता है और प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ थिंकिंग होती है। साइंटिफिक थिंकिंग एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ थिंकिंग होती है। उसके बाद है 132 एटमोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम मोस्टली ग्रीक एंड लैटिन, ठीक है। अभी अब हमारी ये पूरी बुक इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मली जितनी भी एटमोलॉजीज़ हैं, जितनी भी टर्म्स हैं जो किसी और हमने टेक्सट से ली हुई हैं, मतलब हमने वो नॉर्मली जो आपको इस बुक में मिलेंगी वो ग्रीक होंगी या लैटिन होंगी। जैसे फ़िलॉसफ़ी था वो ग्रीक से निकला है, जैसे साइकोलॉजी है वो ग्रीक से निकला है, ठीक है। इस तरह कुछ ग्रीक से होंगी और कुछ लैटिन से होंगी। ज़्यादातर जो हम टर्म्स जो है वो ग्रीक के यूज़ करते हैं और लैटिन के यूज़ करते हैं। उसके बाद है फिलॉसफी इनकरेज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। वो फिलॉसफी जो इंसान को जानने में कि इंसान की एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या, मैं खुद क्या हूँ और मेरी क्या ज़रूरियात है, मैं किस चीज़ से सेटिस्फाई होऊंगा, ये फ़िलॉसफी इनकरेज करती है ह्यूमनिज़म को। मतलब ह्यूमनिज़म का सबसे ज़्यादा जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जिसने काम किया है वो मैस्लो थे। आगे जाके इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था कि मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी जो तवक्कुआत हैं वो क्या है, क्या मेरी जो मैं कर रहा हूँ ज़िंदगी में क्या वो मेरी तवक्कुआत को पूरा कर सकेंगी या नहीं। ये ह्यूमनिज़म को करता है और ह्यूमनिज़म का सबसे बड़ा जो हामी है वो मैस्लो है, ठीक है, इब्राहिम मैस्लो जी। उसके बाद है 134 अ डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म इज इट्स एक्सप्लेनेशन। किसी भी, ये तो नॉर्मल सी बात है कि किसी भी डेफिनेशन को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, ज़्यादा बयान कर देते हैं, तो वो उस चीज़ को एक्सप्लेनेशन होती है, उसकी तफसील होती है। उसके बाद है 135 डिज़ायरेबल मॉडल ऑफ बिहेवियर ऑफ अ सोसाइटी आर कॉल्ड। मतलब किसी भी सोसाइटी के बिहेवियर के मॉडल को, जो हम चीज़ें चाहते हैं उसको वैल्यूज़ कहते हैं। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि वैल्यूज़ जो हैं वो किसी भी सोसाइटी की डिज़ायरेबल मॉडल है। किसी भी सोसाइटी को अगर हमने जानना है तो हम उसकी वैल्यूज़ को देखते हैं, फिर हमें उनकी सोसाइटी के जो हैं वो चीज़ों का पता चलता है जी। 136 है एम्फासाइज इन क्लासरूम शुड बी ऑन द नीड ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड। सिंपल से स्टेटमेंट है कि किसी भी बच्चे की हर बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक क्लासरूम को होना चाहिए जी। 137 है सिविक एम ऑफ एजुकेशन इंक्लूड सिविक सेंस। सिविक सेंस क्या होता है? शहरी एहसास। सिविलाइजेशन से ये वर्ड निकला है,
मतलब किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, वो एजुकेशन सिस्टम जिसमें शहरी एहसास दिलाया जाए वो सिविक एजुकेशन है। उसके बाद है 138, फ़िलासफ़ी इज़ अ जनरल थ्योरी ऑफ एजुकेशन। जो फ़िलासफ़ी है वो जनरल किस थ्योरी किसकी है? एजुकेशन की जनरल थ्योरी है ये। 139, एजुकेशन मीन्स एक्सपीरियंस। एजुकेशन का मतलब क्या है? एक्सपीरियंसेस करना। जी, उसके बाद है 140, गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी एक्वायरिंग। के एजुकेशन का जो गोल, जो मकसद होना चाहिए वो नॉलेज को, स्किल को और हैबिट्स को एक्वायर करना होना चाहिए। ठीक है। 141, द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इज़ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। जो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स का बेसिक ज़रिया हो वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हो, मतलब कोई ख्याली चीज़ें ना हो, जो लोगों में रियलिटी हो, जो लोग अपने एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करें, उन्हीं को एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स में एज अ सोर्स के तौर पर यूज़ करना चाहिए। 142 है, एम्स ऑफ एजुकेशन शुड बी मेनली डिटरमाइंड बाय सोसाइटी। मतलब किसी भी एजुकेशन सिस्टम में उसकी सोसाइटी के मुताबिक जो है वो चीज़ें डाली जाती हैं। 143, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम फिलॉसफी। मतलब एजुकेशन का, अब इसमें ऑब्जेक्टिव एजुकेशन कहाँ से अखज़ किए जाते हैं? फ़िलासफ़ी से अखज़ किए जाते हैं। मैं बताने कुछ ये लगी थी कि 140 पे गोल ऑफ एजुकेशन है, वो है नॉलेज, स्किल और हैबिट। 142 पे एम ऑफ एजुकेशन है, जो है सोसाइटी से। और जो ऑब्जेक्टिव एजुकेशन है वो फ़िलासफ़ी से। 140, 142 और 143 और 141 जो है वो सोर्स है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है। ठीक है। 144, ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस इज़ एजुकेशन। कि ग्रोथ फिज़िकली जो हमें रिजल्ट नज़र आते हैं कि हम बुक्स उठाते हैं, डेली रूटीन पे स्कूल जाते हैं, लेके बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, ये क्या है? कि एजुकेशन है। और 145 पे चेंज इन बिहेवियर, जब लोगों के रवैयों में या आपके रवैये में फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाए तो वो क्या है? वो लर्निंग है कि आपने सीख लिया, आपने वो अपनी ज़ात का हिस्सा बना लिया, आपके बिहेवियर में चेंज आ गया, आपके बात से, आपके स्टाइल से पता चलता है कि आप में लर्निंग है। ठीक है। अच्छा, 146 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ मीडिया। मीडिया के थ्रू नॉन फॉर्मल एजुकेशन की तालीम दी जा सकती है। जैसे कि हम अगर हम पाकिस्तानी ड्रामास देखें, उसमें नमाज, कुरान, सर पर दुपट्टा, मुकम्मल ड्रेस, तो ये मीडिया हमें अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में क्लिकेट कर रहा है कि ये पाकिस्तानी ड्रामा है, ये मुसलमान का ड्रामा है। और जैसे हम इंडिया का कोई चैनल देखते हैं तो इंडिया के उनके त्यौहार जो है, उनकी ड्रेसिंग जो है, उनकी प्रेयर्स जो है करने का स्टाइल, वो हमें बता नहीं रहे, लेकिन वो जो चीज़ें कर रहे हैं उनको देखकर में अंदाज़ा हो जाता है ये और कल्चर है। तो मीडिया जो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर उसके बाद है 147, सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन इन अ सोर्स ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज की टाइप है। जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो एक प्रॉपर अपना नॉलेज जो है एक्सपीरियंस के थ्रू गेन कर चुके हैं, उनके नॉलेज को देखना, उनको जांचना, उस नॉलेज को हम अथॉरिटी नॉलेज कहते हैं, अथेंटिक नॉलेज कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के बेस पर बनता है। ठीक है। फिर है 148, नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू इनर फीलिंग। जो हम अंदर से हमारी फीलिंग से निकलती हैं, उस नॉलेज को जो हम नाम देते हैं वो है इंट्यूशन नॉलेज। उसके बाद है 149, नॉलेज एक्वायर्ड रीजनिंग इन रैशनलिज्म। ठीक है। रैशनलिज्म किसको कहते हैं? जी, अक़लियत पसंदी को कहते हैं। वो नॉलेज जो किसी लॉजिक या किसी प्रॉपर वैल्यूज़ की बेस पर बनाया जाए, उसको रैशनलिज्म कहते हैं। उसके बाद है 150, मोस्ट ऑथेंटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज कम्स फ्रॉम सेंस परसेप्शन। ये जो लास्ट पेज पर भी मैंने आपको एक नटशेल बताया, उसमें भी आपको बताया कि अथेंटिक नॉलेज का जहाँ भी जिक्र होगा वो सेंसेस के थ्रू होगा, और इस नॉलेज को एम्पेरिकल नॉलेज कहते हैं। ठीक है। और इसी स्टेटमेंट से भी ये भी है कि मोस्ट ऑथेंटिक और साइंटिफिक नॉलेज जो है वो सेंसेस के थ्रू हासिल होता है। वो जो हमारी सेंसेस हैं,
टच सेंस है और स्मेल सेंस है, जितनी भी हमारी सेंसेस हैं उनके थ्रू जो भी नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज होता है वो कहाँ से होता है, वो सेंस परसेप्शन के थ्रू होता है। Thank you so much for watching my channel and supporting my channel. Please subscribe my channel. Allah Hafiz.